हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, वाराणसी। मैं आज आप लोगों के साथ प्राचीन भारत में राजस्व एवं उसके प्रकार विषय पर चर्चा करूंगी। यह विषय एमए सेकेंड सेमेस्टर के इंडियन इकोनॉमी पेपर से संबंधित है। साथ ही साथ यह टॉपिक बीए सिक्स सेमेस्टर के पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया पेपर से भी संबंधित है, उस पेपर के लिए भी उपयोगी है। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग प्राचीन भारत में राजस्व एवं उसके विभिन्न स्रोतों एवं प्रकारों की चर्चा करेंगे, जिनमें कि पहला जो प्रकार है वह भूमि कर अथवा लैंड टैक्स, दूसरा वाणिज्य एवं उद्योग कर अथवा चुंगी कर अर्थात टैक्स ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, तीसरा दुकान कर अर्थात टैक्स ऑन शॉप, चौथा उद्योग धंधों पर कर अर्थात टैक्स ऑन आर्टिसंस, पांचवा अदर टैक्स है, अन्य कर है, और साथ ही साथ इस छठा जो राजस्व का प्रकार है वह आपातकालीन कर टैक्स इन इमरजेंसी पीरियड है। तो अब हम लोग इन टैक्सेस के बारे में, राजस्व के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं। तो राज्य की समृद्धि और स्थायित्व कोश पर ही निर्भर करता है, इसीलिए प्राचीन भारत में कोश की गणना राज्य के सप्तांगों में की गई है। प्राचीन राज्यशास्त्रियों ने कोश वृद्धि के अनेक साधन बताए हैं, जिनमें कि राजस्व कर इन साधनों में से एक साधन हुआ करता था। प्राचीन भारत में राजस्व के कई स्रोत मिलते हैं, कई प्रकार मिलते हैं, जिनमें कि पहला प्रकार है भूमि कर। भूमि कर ही वह प्रमुख कर था जो कि राज्य की आय का, उसकी इनकम का मुख्य साधन हुआ करता था। अभिलेखों में इसका उल्लेख भाग कर एवं उद्रंग नाम से किया गया है। स्मृतियों तथा अन्य ग्रंथों में भूमि कर की कोई सामान्य दर निश्चित नहीं की गई है। इनमें 8% से लेकर 33% तक कर लेने का निर्देश मिलता है। यह अंतर संभवतः भूमि के प्रकार पर निर्भर रहा होगा। एक ही राज्य में समय तथा स्थान के अनुसार भूमि कर की मात्रा अलग अलग हुआ करती थी। भूमि कर के रूप में उत्पादन का छठा भाग लेने की सामान्य परंपरा थी। संभवतः इसी कारण से बंगाल, बुंदेलखंड तथा अन्य भागों में कर एकत्रित करने वाले कर्मचारियों का नाम ही षष्ठाधिकृत पड़ गया था। भूमि कर अनाज के रूप में ही लिया जाता था, इसीलिए इसे भाग कर की संज्ञा प्रदान की गई होगी। जो दूसरा कर का प्रकार है वह है वाणिज्य एवं उद्योग कर, अथवा इसे हम लोग आज के भाषा में चुंगी कर भी कह सकते हैं। प्राचीन भारत में राजकोष की अभिवृद्धि के लिए वाणिज्य एवं उद्योगों पर भी कर लगाने का विधान था। व्यापारियों को गांव में या नगर में लाकर वस्तु बेचने पर कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, जिसे कि आज हम चुंगी के रूप में जान सकते हैं। इस कर का औचित्य बताते हुए यह कहा गया है कि राज्य को सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा में पर्याप्त खर्च करना पड़ता है, इसीलिए उसका उपयोग करने वालों से भी कर लिया जाए। इस कर को वसूल करने वाला अधिकारी नगर या गांव के प्रवेश द्वार पर अथवा मुख्य बाजारों में होता था। इस कर को वसूल करने की प्रक्रिया स्थान विशेष परंपराओं पर आधारित हुआ करती थी। कहीं यह सामान के रूप में लिया जाता था, तो कहीं इसे नगद धन के रूप में प्राप्त किया जाता था। चुंगी की दरें वस्तु के अनुसार अलग अलग निर्धारित थी। राज्य को जब जैसी आवश्यकता होती थी वह चुंगी कर के रूप में परिवर्तन कर लिया करता था। जो नेक्स्ट टैक्स है, जो नेक्स्ट राजस्व है,
वह है दुकान कर। प्राचीन भारतीय कुछ राज्यों में यह परंपरा थी कि वहाँ पर दुकानदारों की माप और तौल की भली प्रकार जांच करने के बाद ही उन पर मुहर लगाई जाए। इसके बदले में दुकानदारों को कुछ टैक्स देना पड़ता था, कुछ कर देना पड़ता था। स्मृतियों में तो इसका उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, परंतु मेगस्थनीज ने बिक्री कर का उल्लेख अपनी इंडिका में किया है। वहीं पर इसके समकालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र में बिक्री कर का उल्लेख न होने के कारण इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है। जो अगला कर है वह है उद्योग धंधों पर कर। राज्य के कलाकारों एवं कारीगरों पर भी राज्य द्वारा कर लगाया जाता था। इस कर के पीछे यह धारणा थी कि राज्य का प्रत्येक नागरिक राज्य की सेवाओं से लाभान्वित होता है, इसीलिए उसे राजकोष में योगदान करना चाहिए। इस दृष्टि से बढ़ई, कुम्हार, सुनार इत्यादि पर श्रम के रूप में राज्य द्वारा कर लगाया जाता था। इन कारीगरों को महीने में 1 या 2 दिन राज्य के लिए कार्य करना पड़ता था। कालांतर में यह परंपरा बाध्यकारी श्रम और बेगार अर्थात विष्टि के रूप में परिवर्तित हो गई। जो नगद कर नहीं दे सकते थे उन्हें शारीरिक श्रम के रूप में राज्य को कुछ देने की सुविधा दी गई। बेगार करते समय कर्ता को राज्य से भोजन प्राप्त होता था। अन्य कर के अंतर्गत हम लोग अनेक छोटे छोटे टैक्सेस का भी उल्लेख कर लेते हैं। तो राज्य द्वारा अन्य कर भी लिए जाते थे जो कि व्यक्तिगत रूप से प्रभावपूर्ण न होते हुए भी संयुक्त रूप से राजकोष की मात्रा को सुनिश्चित करने में महत्व रखते थे। राज्य शराब के व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। शराब अर्थात सुरा निर्माताओं को 5% आबकारी के रूप में राज्य को कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। आबकारी कर के रूप में सुरा कर के अतिरिक्त खानों को भी राज्य की संपत्ति समझा जाता था। जिन खानों को ठेकेदारों द्वारा खोजा जाता था उन पर राज्य द्वारा भारी मात्रा में कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त नमक को भी आबकारी कर का विषय बनाया गया था। नमक की खानें भी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित की जाती थी। साथ ही साथ पशुओं पर भी कर लिया जाता था। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भारत का मुख्य व्यवसाय था, इसीलिए पशुओं के समूह पर कर लगाने की भी व्यवस्था की गई थी। जो अगला कर है वह है आपातकालीन कर, टैक्स इन इमरजेंसी पीरियड। प्राचीन भारत में विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा आपात कर लगाने के भी संदर्भ मिलते हैं। आपातकाल में जब राज्य का कोष कमजोर होता था तो राज्य को विशेष कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई थी। महाभारत के शांति पर्व में जब कभी इस प्रकार का कर लगाना आवश्यक प्रतीत होता था तो राज्य को जनता में अपने विशेष दूत भेजने का उल्लेख मिलता है, जो कि संकट के कारणों एवं स्वरूप को समझा सकें और जनमत को कर संग्रह के पक्ष में ला सकें। ये उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। वहीं पर कौटिल्य इन विशेष करों को प्रणय एवं भेद कर पुकारते हैं, प्रणय कर कहते हैं। ये एक प्रकार के ऐच्छिक उपहार होते थे। उपहार देने वाले को राज्य द्वारा विशेष सम्मान एवं उपाधियां दी जाती थीं। इस उपाय से धन एकत्रित करने के लिए राज्य कूटनीतिक तरीके अपनाता था। समाहर्ता से मिले हुए लोग सबसे पहले अधिक से अधिक धन देते थे ताकि दूसरों को प्रोत्साहन मिले। इसके अतिरिक्त वे कम धन देने वालों को धिक्कारते भी थे ताकि राजकोष में अधिक से अधिक धन एकत्रित किया जा सके। कौटिल्य ने संकट काल में धन एकत्रित करने के लिए अनेक भेदपूर्ण तरीकों का वर्णन किया है। इन तरीकों में धोखा, झूठ, मक्कारी, बेईमानी इत्यादि सभी साधनों को
प्रयुक्त किया जा सकता था। प्राचीन भारत में करारोपण का यह मुख्य सिद्धांत था कि समय, परिस्थिति, स्थान, व्यक्ति की क्षमता इत्यादि विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखकर ही कर लगाया जाए। अतः परिस्थिति के अनुसार नियमित कर के रूप में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से छूट दी जाती थी। जैसे कि जो व्यक्ति बंजर अथवा ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाता था, उसे राज्य प्रारंभ में नाममात्र का कर लेता था और बाद में बढ़ाते बढ़ाते सामान्य कर देता था। वहीं पर दूसरा, जिन गांवों से राज्य की सेना में पर्याप्त सैनिक भेजे जाते थे, उन गांवों को भी राज्य कर से मुक्त कर देता था। तीसरे कैटेगरी के अंतर्गत अंधे, गूंगे, बहरे, अपाहिज, रोगी भी अपनी गरीबी एवं अक्षमता के कारण कर मुक्त होते थे और इनके साथ ही साथ आश्रम एवं जंगलों में रहने वाले लोग भी कर मुक्त थे। जिस व्यक्ति के पास आय का अन्य कोई स्रोत, अन्य कोई साधन नहीं था, वे लोग भी कर मुक्त थे। चौथे कैटेगरी के अंतर्गत, चौथे विभाजन के अंतर्गत विद्वान ब्राह्मण को भी स्मृतियों में कर मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है। प्राचीन भारत में किसी भी वर्ग या व्यक्ति को राज्य कर से मुक्ति एवं विशेषाधिकार के रूप में नहीं प्राप्त होता था, बल्कि इसके स्थान पर उसका मुख्य जो आधार संबंधित व्यक्ति की कर देने की क्षमता पर निर्भर करता था। अतः प्राचीन भारतीय राज्यों द्वारा लिया जाने वाला कर आज की ही भांति, वर्तमान की ही भांति राज्य के कल्याण, राज्य की रक्षा एवं उसके विकास में व्यय किया जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद।